गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे नॉन कोर डेटा। नॉन कोर डेटा हमने एसके हेलमिंथेस संघ के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। तो आज हम नए संघ के बारे में पढ़ेंगे जो कि है एनेलिडा। ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नॉन कोडेड जीव है उनको पूरे 9 संघ में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्रोटोजोआ, फिर पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, जिसमें से 5 संघ हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे छठा संघ एनेलिडा। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो एनेलिडा संघ में जितने भी जीव जंतु आते हैं उनका आवास कैसा होता है, वो कौन सी जगह पे रहते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। तो सबसे पहले देखो उनका आवास कैसे होता है। ये फ्री लिविंग होते हैं, फाउंड इन मॉइस्ट, मतलब कि ये स्वतंत्र रूप से या फिर एकल प्राणी के रूप में जीवन यापन करने वाले जीव होते हैं। ठीक है। एकल प्राणी अलग अलग रूप से रहते हैं, मतलब ये समूह बनाकर नहीं रहते, एकल प्राणी रहता है, फ्री लिविंग होते हैं और फाउंड इन मॉइस्ट। ये ऐसे जगहों पे पाए जाते हैं जहां पे नमी की अधिकता हो, जैसे कि जल में पाए जाएंगे ये। तो ये लवणीय और अलवणीय दोनों जलों में पाए जाएंगे। लवणीय जल कौन सा हो गया, जैसे समंदर का जल, और अलवणीय जल कौन सा हो गया, जैसे नदी वगैरह जो स्वच्छ जल होता है उसको हम अलवणीय जल कहते हैं। तो ये समंदर में पाए जाएंगे, नदियों में, झीलों में पाए जा सकते हैं। ठीक है। और क्या, ये स्थल पे भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, स्थल पे पाए जाएंगे। और फ्यू आर पैरासाइट्स, मतलब कि इनमें से जो कुछ जीव होते हैं वो क्या होते हैं कि दूसरे जीव के ऊपर पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि आप सबने जोंक देखा होगा, तो जोंक गाय या फिर भैंसों के ऊपर चिपकी हुई रहती है ना, तो उसको हम बोलते हैं, जोंक को बोलेंगे पैरासाइट, क्योंकि वो किसी और जीव से अपना पोषण प्राप्त करती है और उन जीवों को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। तो इनके जो जल में रहने वाला जीव हो गया, उसका एग्जाम्पल हो गया नेरिस। ठीक है। स्थल पे रहने वाले जीव का एग्जाम्पल हो गया केचुआ या फिर अर्थवर्म। ठीक है। और पैरासाइट का एग्जाम्पल हो गया लीच या फिर जोंक। अब हम पढ़ेंगे, देखो कि जो एनेलिडा संघ है उसको एनेलिडा ही नाम क्यों दिया गया, या फिर इनमें ऐसी क्या विशेषताएं होती है जिनके कारण इन्हें एनेलिडा नाम दिया या एनेलिडा संघ के अंदर रखा गया। ठीक है। तो सबसे पहले देखो एनेलिडा नाम दिया किसने था। एनेलिडा संघ का नाम दिया था लेमार्क ने। ठीक है। अब ये देखते हैं कि लेमार्क ने दिया इनको एनेलिडा नाम। ठीक है। अब ये कि इनको एनेलिडा नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जो एनेलिडा संघ के जीव होते हैं उनके संघ के जीवों में क्या होता है कि छोटी छोटी वलय के रूप में संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है। छोटी छोटी रिंग्स पाई जाती है, जिसके कारण इन जानवरों को या फिर इस संघ को एनेलिडा नाम दिया गया। अब इसकी एक विशेषता हमने पढ़ ली, आवास की ये कहाँ रहते हैं। दूसरी विशेषता है इसकी अंग तंत्र स्तर शारीरिक संगठन। तो देखो एसके हेलमिन्थेस में हमने क्या पढ़ा था, उसमें भी क्या था कि अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जा रहा था, और एनेलिडा में भी क्या है, अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाएगा। अब अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन कैसे होता है, जैसे आप सभी को पता है कि कोई भी जीव हो उसकी शुरुआत एक कोशिका से ही होती है। ठीक है। वो कोशिका धीरे धीरे आगे विभाजित होती रहती है, जिससे बहुत सारी कोशिकाएं बनती है, और फिर वो कोशिकाएं आपस में मिलकर सेम कोशिकाएं आपस में मिलेगी और वो कोशिकाएं क्या करेगी, उत्तक का निर्माण करेगी। फिर वो जैसे बहुत सारे उत्तक हो जाएंगे तो क्या है, बहुत सारे उत्तक आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और फिर कुछ अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है। अंग तंत्र मतलब कि ऐसा हो गया कि हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए, जैसे पाचन, उत्सर्जन, श्वसन वगैरह, उन सब के लिए क्या है, एक प्रॉपर तंत्र पाया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन। ठीक है। अब अगली विशेषता इसकी है कि ये द्विपार्श्व सममित होते हैं। तो द्विपार्श्व सममित क्या होते हैं, जैसे ये मान लो कोई भी जीव है, ठीक है, इसको हम इसके शरीर से गुजरने वाली सिर्फ एक रेखा से डिवाइड करेंगे। ठीक है। इस रेखा से डिवाइड किया तो ये क्या, दो बराबर भागों में बंट गया। तो यही द्विपार्श्व सममित होता है कि किसी भी जीव के शरीर से गुजरने वाली ऐसी काट, सिर्फ एक ही काट, जिससे उसको दो बराबर भागों में बांटा जा सके, इसको हम बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति। ठीक है।
तो ये द्विपार्श्व सममित होते हैं। और अगला है त्रिकोरकी। त्रिकोरकी या फिर इनमें क्या होता है, तीन जनन स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, तो तीन जनन स्तर कैसे, जैसे कोई भी जीव है उसका निर्माण कोशिका से हुआ, तो जब युग्मनज होता है जो नर और मादा युग्मक से मिलकर बनता है, तो वो युग्मनज क्या होता है, एक कोशिका होती है। तो उस युग्मनज में धीरे धीरे विभाजन होता है, जिससे क्या बहुत सारी कोशिकाएं बनेगी, और वो कोशिकाएं फिर आपस में मिलकर क्या करती है, मतलब आपस में व्यवस्थित होकर तीन स्तरों का निर्माण करती है। जैसे देखो, ये पहला स्तर हो गया, ये दूसरा, और ये हो गया तीसरा। ठीक है, इसमें ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं व्यवस्थित रहती है। तो देखो, जो सबसे बाहर का स्तर हो गया वो हो गया एक्टोड्रम या फिर बाह्य जनन स्तर। जो बीच वाला होगा उसको बोलेंगे मेसोड्रम या फिर मध्य जनन स्तर, और जो सबसे अंदर वाला होगा उसको बोलेंगे एंडोडर्म या फिर अंतः जनन स्तर। तो इसी प्रकार जो त्रिकोर के जीव उसमें क्या हो गया, तीन जनन स्तर पाए जाते हैं, बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और अंतः जनन स्तर। अगला है खंडी भवन। तो पिछला जो संघ था एस.के. हेलमनथीज, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि उस संघ के जितने भी जीव हैं उनमें किसी भी प्रकार का खंडी भवन नहीं पाया जाता, मतलब कि उस संघ के जितने भी जीव हैं उनमें किसी भी प्रकार के कोई भी खंड नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो एनेलिडा संघ के जीव हैं उनमें क्या है, खंडी भवन पाया जाता है। तो खंडी भवन क्या होता है कि जैसे कोई भी जीव है, ठीक है, अगर आपने केंचुआ देखा होगा या लीच या फिर जोंक देखी होगी, तो वो कैसे होते हैं, जैसे ऐसे उनका शरीर हो गया, ठीक है, और उसमें क्या है कि ऐसे उनका शरीर क्या होता है, ऐसे खंडों में बंटा हुआ दिखाई देता है ना हमें, ऐसे करके वो खंडों में बंटा होता है। तो जो एनेलिडा संघ के जीव हैं उनमें क्या है, खंडी भवन बाहर से देखने पे भी दिखाई देता है, और उनके शरीर की जो आंतरिक संरचना होती है उसमें भी ये खंडी भवन रहता है। जैसे देखो, ये तो सिर्फ जैसे बाहर से देखने पे दिखाई देगा हमें कि इस जीव के शरीर में ऐसे खंड बने हुए हैं बहुत सारे, लेकिन एनेलिडा संघ के जीवों में क्या होता है कि ये खंडी भवन आंतरिक संरचना में भी कायम रहता है। ठीक है, ये देखो, जैसे अंदर भी इस जीव के आंतरिक संरचना में भी क्या है, ये खंड बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो जब जीव की बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना दोनों में खंड पाए जाते हैं उसको बोलते हैं ट्रू खंडी भवन। ठीक है, या फिर सच्चा खंडी भवन। तो अब देखो, अब जीव के शरीर के अंदर भी बहुत सारे खंड बने होंगे, और इन खंडों में क्या है, अलग अलग अंग पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे इस खंड में अलग अंग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कोई अंग है वो दो खंडों में भी पाया जा सकता है, जैसे इस खंड में भी वही अंग पाया जाएगा और इस खंड में भी वही अंग पाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके खंडी भवन कि किसी भी जीव की बाह्य और आंतरिक संरचना का खंडों में बंटा होना, इसी को हम बोलते हैं खंडी भवन। अगला है वास्तविक देह गुहा। तो जो एनेलिडा संघ के जीवों में होते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा कि वो त्रिस्तरीय होते हैं, उनमें तीन जनन स्तर पाए जाते हैं। तो जब ये तीन जनन स्तर बनते हैं तो इसके बीच में ये वाला जो अंतर जनन स्तर है ना, ये देखो, इसके बीच में कोशिकाएं व्यवस्थित होती है। ठीक है, और ये जो बीच वाली जगह है ये खाली रहती है, इसको हम बोलते हैं देह गुहा। तो जो एनेलिडा संघ के जीव होते हैं उनमें क्या है, वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। एस.के. हेलमनथीज में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती, उसमें क्या है कि जो ये कोशिकाएं हैं उनके बीच बीच में अंतर्जनन स्तर पाया जाता है। लेकिन जो एनेलिडा संघ के जंतु है उनमें क्या है, वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ परगुह्य द्रव भी पाया जाता है। परगुह्य द्रव क्या होता है कि जो ये कोशिकाओं का स्तर है, ये जो बीच वाली गुहा है, इसमें क्या है, एक लिक्विड भरा रहता है, जिसके कारण क्या होता है, मतलब ये जो लिक्विड भरा रहता है इसको हम बोलते हैं परगुह्य द्रव, क्योंकि ये देह गुहा के अंदर है। तो इस लिक्विड की मदद से क्या होता है कि कोई भी जीव होंगे उनके कोशिका, ठीक है, कोशिकाओं में तो पानी भरा ही होता है, मतलब जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी भी पाया जाता है, और जो ये देह गुहा है इसके अंदर भी लिक्विड भरा होगा। तो क्या करेंगे, वो जो जीव है उसको जब हम ऐसे टच करके देखेंगे, या फिर अगर उस पर मतलब मान लो कोई प्रहार हुआ, ठीक है, अगर कोई उसको चोट पहुंचाना चाहेगा तो क्या होगा, उस पे उस चोट का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या है
कि इस जीव की हर मतलब देह गुहा के अंदर बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। पानी मतलब देखो, अगर मतलब मान लो जल है, अगर हम जल में मुक्का मारेंगे तो जल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। वैसे ही ये जीव होते हैं, इनके शरीर में लगभग सभी जगह पानी भरा रहता है, इनकी कोशिकाओं में, इनके देह गुहा में भी द्रव भरा रहता है। तो अगर हम इनको कोई भी चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वो पानी की तरह ही हो जाती है। जैसे पानी को चोट नहीं लगती, वैसे ही इनका शरीर क्या है, इससे लचीला और ऐसे थुलथुला सा हो जाता है, जिसके कारण इनको ज्यादा चोट नहीं लगती, ठीक है। तो क्या हो गया, वास्तविक देह गुहा पाई जाती है और परगुह्य द्रव होता है, जो क्या करता है, इनकी खतरों से सुरक्षा करता है, ये परगुह्य द्रव। अब अगला पॉइंट है बॉडी प्लान, ठीक है। तो बॉडी प्लान क्या होता है कि इनकी बॉडी कैसे पाई जाती है, इनकी बॉडी की शेप कैसे पाई जाती है। तो इनकी बॉडी की शेप होती है नलिका के अंदर नलिका। जैसे देखो, ये मतलब मान लो कोई जीव हो गया, ठीक है, एनेलिडा संघा। अब इस जीव के अंदर हमें पता है इसका जो पाचन तंत्र होगा, इसमें आहार नाल पाई जाएगी। तो इसकी जो आहार नाल है वो भी क्या होगी, ऐसे पूरे जीव के अंदर शुरू से लेके अंत तक फैली रहेगी। तो ये क्या होगी, ये एक बाहर की नलिका होगी, बाहर नलिका जैसा दिखाई दे रहा है, और ये अंदर भी क्या है, एक नलिका जैसा दिखाई दे रहा है। इसीलिए इसका जो बॉडी प्लान है या जो इसका शारीरिक संगठन है, इसको हम बोलते हैं नलिका के अंदर नलिका वाला। अगला है इसकी देहभित्ति। देहभित्ति क्या होती है, जो हम मतलब हमारी स्किन होती है या इन जानवरों की जो स्किन होगी उसको हम बोलते हैं देहभित्ति। तो हम पढ़ते हैं कि इनकी स्किन कैसी होती है और इनकी स्किन के कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले देखो, इनकी जो स्किन होगी वो बहुत ज्यादा चिपचिपी, गीली गीली सी होगी। क्यों? क्योंकि एनेलिडा संघ के जितने भी जीव है उनमें क्या है कि जो श्लेष्मा ग्रंथियां हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण इनका जो शरीर होता है वो चिपचिपा होता है, गीला होता है। और इनको चिपचिपा शरीर या फिर गीला या फिर नम सतह क्यों आवश्यक होती है, क्योंकि ये अपने जो शरीर की शारीरिक सतह है, ठीक है, इनका जो त्वचा है उससे ही ये अपना ज्यादातर श्वसन की क्रिया करते हैं। इसीलिए अगर कोई नम जगह होगी तो जो गैसेज है, ऑक्सीजन वगैरह, वो उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी या आसानी से मिक्स हो जाएगी, और जिसके कारण ये श्वसन क्रियाएं करेंगे। तो अब देखो, देहभित्ति जो है इसकी, इसमें 3 स्तर पाए जाते हैं। पहला क्यूटिकल, दूसरा अधिचरम और तीसरा है पेशियां। तो क्यूटिकल क्या होता है, सबसे बाहर की त्वचा के सबसे बाहर की परत जो थोड़ी कठोर होती है, और इनकी त्वचा की बाहरी परत क्या चिपचिपी और गीली गीली सी होती है, उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल, ठीक है। अगला है क्यूटिकल के नीचे जो स्तर पाया जाता है उसको बोलते हैं अधिचरम। और जो ये अधिचरम है ये पूरा का पूरा स्तंभाकार कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे ऐसे वाली, ठीक है, इनको बोलते हैं स्तंभाकार। इस वाले शेप की कोशिकाओं को बोलते हैं स्तंभाकार कोशिका। और जो इनके देहभित्ति की सबसे आंतरिक स्तर है वो होगी पेशीय स्तर, क्योंकि पता है हम लोगों की पेशियां तो जरूरी होती है हमारे गमन के लिए या वगैरह वगैरह के लिए। तो सबसे आंतरिक स्तर होगा पेशीय स्तर। पेशियां भी इनमें 2 प्रकार की पाई जाएगी। सबसे पहले वृत्ताकार पेशियां पाई जाएगी ऐसे, ठीक है, और फिर दूसरी पाई जाएगी अनुदैर्ध्य पेशियां, मतलब कि ऐसे लंबाई में ऐसे, ठीक है। तो देखो हमने क्या पढ़ा, एनेलिडा संघ के जीव, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इनका आवास पढ़ा, हमने पढ़ा कि ये जल में पाए जाते हैं, जल में लवणीय और अलवणीय दोनों जलों में, मतलब समंदर में भी, नदियों में, झीलों में, हर प्रकार के जल में ये पाए जा सकते हैं। स्थल में भी पाए जाते हैं और दूसरे जीवों के ऊपर पैरासाइट के रूप में भी पाए जा सकते हैं। तो जो जल वाले जीव होंगे वो क्या हो गया, नेरिस, ठीक है। जो स्थल पर रहने वाले होंगे वो हो गया केचुआ, और जो दूसरों के ऊपर पैरासाइट बन के रहते हैं उसमें हो गया लीच या फिर जोंक। दूसरा, इनमें अंग स्तर प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है, ठीक है, मतलब कि इनमें इनके शरीर की विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए प्रॉपर एक सिस्टम पाया जाता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग अंग पाए जाते हैं। अगला, ये द्विपार्श्व समित होते हैं कि इनके शरीर की सिर्फ एक ही काट द्वारा इन्हें 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। अगला, त्रिकोर के होते हैं, इनमें 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और अंतर जनन स्तर। अगला, इनमें खंडी भवन भी पाया जाता है, ठीक है। तो खंडी भवन मतलब इनका शरीर बाहर से और अंदर से दोनों टाइप से, या फिर बाहर और अंदर दोनों जगह से क्या होता है, खंडों में विभक्त होता है, ठीक है। और जब ये खंडों में विभक्त होता है तो देखो इनका जो शरीर होता है उस पे क्या है, ऐसे
वल्य से बन जाती है, बाहर की तरफ हमें ऐसी वल्य दिखाई देती है। ये देखो ऐसे, ये ऐसे बाहर से भी पूरा खंडों में विभक्त है और अंदर से भी, और बाहर से इनके शरीर पे क्या है, ये ऐसे हमें छोटी छोटी वल्य दिखाई देगी। ठीक है, जो ये छोटी छोटी वल्य है, इन्हीं वल्यों के कारण जो एनेलिडा संघ है, इस संघ का नाम पड़ा है एनेलिडा, क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटे छोटे रिंग्स या फिर बेबी रिंग्स या फिर छोटी छोटी वल्य पाई जाती है। और एनेलिडा संघ का नाम किसने दिया? लेमार्क ने। ठीक है, अगला, इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है और उस देह गुहा के अंदर एक द्रव पाया जाता है जिसको बोलते हैं परगुहीय द्रव। अगला है इनका बॉडी प्लान, कि इनकी बॉडी किस प्रकार की होती है, तो इनकी बॉडी होती है नलिका के अंदर नलिका। इनके जो बॉडी होती है बाहर से नलिका के समान दिखाई देती है और अंदर जो इनकी आहार नाल होती है वो भी नलिका के समान दिखाई देती है। अगला है इनकी देह भित्ति। इनकी देह भित्ति में पहली स्तर हो गई क्यूटिकल, सबसे बाहर की स्तर, दूसरी हो गई अधिचरम जिसमें स्तंभाकार कोशिकाएं पाई जाती है, और तीसरी होगी पेशियां। पेशियों में भी दो प्रकार की पेशियां पाई जाती है, सबसे पहले वर्ताकार और दूसरी पाई जाती है अनुदेहधरिया। ठीक है, और जो इनकी बाहर की स्तर होती है वो क्या होती है, गीली होती है और चिपचिपी होती है, नम होती है। क्यों? क्योंकि इनमें श्लेष्मा ग्रंथियों की अधिकता पाई जाती है और इनको श्वसन करने के लिए अपने शारीरिक सतह की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वो नम बनी रहे, क्योंकि अगर नम बनी रहेगी तो क्या होगा, जो भी गैसेस है वो आराम से उसमें डिसॉल्व हो जाएगी, वो अच्छे से श्वसन कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम क्या करेंगे, एनेलिडा संघ की और विशेषताओं के बारे में जानेंगे, जैसे उनमें परिसंचरण तंत्र कैसा पाया जाता है, उनका पाचन तंत्र, उनका जनन तंत्र, उनका तंत्रिका तंत्र, उनमें गमन के लिए कौन से अंग पाए जाते हैं, उनके संवेदी अंग वगैरह कौन से होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।